वायरस एक इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है, तो वो इन्फेक्ट करने के लिए एक सेल से दूसरे सेल ट्रांसफर होता रहता है। तो अगर एक सेल से दूसरे सेल जाएगा तो एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट जो है उसमें बहुत टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि सपोज डीएनएस, आरएनएस, ये सब पाया जाता है। तो इससे जो वायरल न्यूक्लिक एसिड है वो तो टूट जाएगा, वो शेड हो जाएगा। जो एयर फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा, उन सब से जो वायरल डीएनए है वो तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो वो आगे अगर दूसरे सेल में पहुंचा भी तो वो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि जो डिफेक्टिव सेल है वो आगे प्रोटीन कैसे बनाएगा। तो इसीलिए वायरस के पास एक प्रोटेक्टिव शेल होता है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। अभी कैप्सिड जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन से भी बना होता है या फिर सेम प्रोटीन से भी बना होता है। अब हम सबको पता है कि वायरस का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, तो उसका जितना डीएनए है उसमें जितने टाइप्स के प्रोटीन है वो उतने टाइप्स के अपना कैप्सिड बना सकता है। या तो वो एक ही प्रोटीन की बार बार रिपीटेशन से बना सकता है या कुछ डिफरेंट प्रोटीन्स के रिपीटेशन से बना सकता है। एंड ये कैप्सिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है बट ये फ्लेक्सिबल होता है। एंड ये जो कैप्सिड वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आया है, कैप्सा, जिसका मतलब होता है बॉक्स। जैसे हम बॉक्स के अंदर कोई भी सामान रख सकते हैं, वैसे ही वायरस के कैप्सिड के अंदर उसका न्यूक्लिक एसिड होता है। ये न्यूक्लिक एसिड के प्रोटेक्शन का काम करता है और दूसरे सेल्स में वो उसे चिपकाने का एंड उसका इंटरेक्शन इजी बनाने का भी काम करता है। इसे खोल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए जो न्यूक्लिक एसिड है वो उसे बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड जो न्यूक्लिक एसिड है और कैप्सिड है दोनों को साथ में इसके स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जाता है। अब ये जो कैप्सिड है वो सेल्फ असेंबली एग्जिबिट करते हैं, मतलब जैसे कि मैग्नेट्स होते हैं, उनको आप थोड़ा सा पास लाओ या साथ में रखो तो वो अपने आप चिपक जाते हैं ना, वैसे ही जो कैप्सिड के प्रोटीन्स होते हैं उन्हें आप साथ में रखो तो वो अपने आप ही चिपक जाता है। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है कि उन्हें साथ में जोड़ना पड़ रहा है, या फिर जैसे डीएनए में होता है लाइगेज होता है जो कि ग्लू का काम करता है, वैसे इस यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही ऑटोमेटिकली साथ में आ जाते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट किया था एच फ्रैंकल एंड रॉबले विलियम्स ने टोबैको मोज़ाइक वायरस में। उसके वायरस को उन्होंने ओपन किया एंड फिर जब उसने टेस्ट ट्यूब में डाला तो वो अपने आप ही साथ आ गए। अब इनके साथ में जुड़ जाने का कारण क्या है? पहला तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अपोजिट चार्जेस में देखने को मिलता है। एंड दूसरा है इनका हाइड्रोफोबिक होना। सेल के अंदर वाटर पाया जाता है एंड जो हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स होता है वो वाटर से दूर भागते हैं। तो जैसे कि सोप मिसल्स में आपने पढ़ा होगा कि वाटर से दूर भागने के कारण वो साथ में चिपक जाते हैं, तो इसमें भी वैसे ही होता है कि वाटर से दूर भागने के कारण जो प्रोटीन्स है वो साथ में आ जाते हैं। अब वायरस में न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड के साथ ही साथ एनवलप भी पाया जाता है। ये सारे वायरसेस में होना जरूरी नहीं है, बट कुछ ही वायरसेस में ये पाया जाता है। एनवलप जो है वो लिपिड से बना होता है। ये या तो सेल मेम्ब्रेन का लिपिड हो सकता है या गोल्जी बॉडी का लिपिड हो सकता है। ये जो भी ये सेल के पार्ट से ही बना होता है। वायरसेस जिनके पास एनवलप होता है उनके पास होता है एक मैट्रिक्स प्रोटीन जो कि कैप्सिड और एनवलप को दोनों को साथ में जोड़कर रखने का काम करता है। अब इसके साथ ही साथ हर वायरसेस में एक अटैचमेंट प्रोटीन होता है जो कि कैप्सिड में एम्बेडेड होता है। अगर जिस वायरस के पास एनवलप नहीं है तो उसके कैप्सिड में जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स एम्बेडेड थे, वैसे ही इसमें भी कैप्सिड में अटैचमेंट प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं, और जिस वायरस में एनवलप होता है उसके एनवलप में एम्बेडेड रहते हैं। अब ये जो अटैचमेंट प्रोटीन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपकने का काम करता है। ये इसको फैसिलिटेट करता है, इजी कर देते हैं एक तरीके से। अब वायरल स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन का वो दो टाइप्स का होता है। पहला होता है हेलिकल। अब हेलिकल जो है वो बहुत सी चीजों में देखने को मिलता है, जैसे डीएनए होता है डबल हेलिक्स, तो उसी तरह इसका स्ट्रक्चर भी हेलिकल होता है। तो इसमें होता क्या है, जो इसका न्यूक्लिक एसिड है वो एक स्पाइरल के फॉर्म में, जैसे आपने पेन में देखा होगा एक स्पाइरल होता है, ठीक है, और गार्डन में किसी झूले में देखा होगा स्पाइरल होता है, तो वैसे ही इसमें स्पाइरल होता है। एंड जो इसके प्रोटीन्स हैं वो इसके बाहर अंदर
मतलब साइड में उसे कवर करके रखते हैं। ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। अब सपोज अब ऐसे ऐसे जो कॉइल करता हुआ डीएनए आ रहा है प्रोटीन्स के साथ, तो वो ऐसे एक लंबा सा स्ट्रक्चर बना लेता है। ये जो अंदर का है ये है डीएनए या आरएनए, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड है। एंड ये जो बाहर में सब दिख रहा है ये है कैप्सिड प्रोटीन, जो कि डीएनए के अंदर बाहर प्रेजेंट होता है हेलिकल स्ट्रक्चर में। ये है टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर। इसमें दिख रहा है ये जो सर्कल ये जो स्फीयर, ये राउंड में जो दिख रहा है वो सब है प्रोटीन। एंड ये जो कॉइल हुआ है वो हमारे डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड के अराउंड कॉइल हुआ है। इसके एडवांटेजेस क्या है? ये सेम प्रोटीन के रेपिटेशन में बनता है। वैसे तो सारा कैप्सिड का स्ट्रक्चर ही सेम प्रोटीन के रेपिटेशन में बनता है, बट इसमें एक प्रोटीन है उसके भी रेपिटेशन में पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये क्या सिंपल स्ट्रक्चर है तो इसमें ज्यादा एनर्जी भी नहीं लगती है। ये एक टाइप से न्यूक्लिक एसिड का लेंथ भी कम कर रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं है तो न्यूक्लिक एसिड के ज्यादा बड़े होने की भी जरूरत नहीं है। और एक कैप्सिड का जो लेंथ होता है, जो एक पूरा रॉड का लेंथ है, वो कॉइल्ड न्यूक्लिक एसिड के इक्वल होता है। अब जो मोस्टली प्लांट वायरसेस हैं जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर शो करते हैं वो नेकेड होता है, मतलब उनमें एनवलप नहीं पाया जाता। बट जो एनिमल वायरसेस होते हैं जो हेलिकल स्ट्रक्चर शो करते हैं उनमें एनवलप पाया जाता है। एंड इसके कुछ एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि एक प्लांट वायरस है, और एनिमल वायरस जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर शो करते हैं उसके एग्जाम्पल है रेबीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। अब आता है आइकोसाहेड्रल कैप्सिड स्ट्रक्चर। ये दूसरा टाइप का स्ट्रक्चर है। पहला तो हमने हेलिकल पढ़ लिया, अब दूसरा आइकोसाहेड्रल है। अब इसको पहले टाइम पे सर्कल माना जाता था कि एक स्फीयर की तरह है, बट बाद में पता चला जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तब पता चला कि ये एक्चुअली तो आइकोसाहेड्रल शेप में है। अब ये ज्यादा प्रिवेलेंट होते हैं। अब ये प्रोटेक्टिव शेल की तरह काम आते हैं जो कि अपने न्यूक्लिक एसिड को बचा के रखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ये जो ज्योमेट्रिक शेप है इसमें 20 फेसेस होते हैं एंड ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। इसे 2-3-5 सिमेट्री से रेफर किया जाता है। अब ऐसा क्यों करता है, इसका क्या मतलब हुआ? तो पहले देखते हैं 2 फोल्ड एक्सिस। अब उसके बाद देखें तो ये जो है ये होता है फेस, ये होता है वर्टेक्स, ये जो कॉर्नर्स, एंड ये होता है एज। तो हम 2 फोल्ड में इस एज पे अपना इमेजिनरी पेंसिल रखकर देखते हैं। तो देखिए ये है एज एंड इस पे हम अपनी इमेजिनरी पेंसिल रखते हैं। तो एक जो है वो ऊपर के ट्रायंगल में अरेंजमेंट दिखेगी हमारी, एंड दूसरी जो है वो नीचे के ट्रायंगल में दिखेगी। तो अगर हम इसे 180 डिग्री घुमाएंगे तो भी सेम अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, इसलिए इसे 2 फोल्ड एक्सिस बोलते हैं। जो ये स्ट्रक्चर है आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर, इसमें 30 एजेस होते हैं। तो 30 एजेस होते हैं एंड 15 टाइम्स 2 फोल्ड एक्सिस देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद आता है 3 फोल्ड एक्सिस। एंड ये जो 3 फोल्ड एक्सिस है जो कि इसके फेस पे है, तो देखिए ये हो गया फेस, एंड फेस के सेंटर पे हम रखेंगे तो हमको जो इनिशियल अरेंजमेंट है, जो कि ये अरेंजमेंट है इनिशियल, तो हम इसे अगर रोटेट करेंगे एक पूरा तो ये सेम अरेंजमेंट हमको 2 बार और देखने को मिलेगी, जो कि हो जाएगा टोटल 3 बार देखने को मिलेगी। तो इसलिए इसे 3 फोल्ड एक्सिस बोलते हैं। अब इसके बाद आता है 5 फोल्ड एक्सिस। 5 फोल्ड एक्सिस जो है वो वर्टेक्स में देखने को मिलती है। जब हम वर्टेक्स में अपना इमेजिनरी पेंसिल रखते हैं तो जो अरेंजमेंट हमको देखने को मिलती है वो सेम अरेंजमेंट जब हम इससे पूरा रोटेट करेंगे तो हमको 5 बार देखने को मिलेगी, इसलिए इस अरेंजमेंट को बोलते हैं 5 फोल्ड एक्सिस। अब इसमें 20 फेसेस होते हैं, तो इसलिए 20 टाइम्स हमको 3 फोल्ड एक्सिस देखने को मिलते हैं। एंड जो वर्टेक्स होता है वो 12 टाइम्स होता है, तो 5 फोल्ड एक्सिस हमको 12 टाइम्स देखने को मिलता है। अब ये जरूरी क्यों है? ये वायरस का लोकेशन जानने के लिए जरूरी होता है। उससे हमें ये पता चलता है कि
जो वायरस है वो 5 फोल्ड से अटैचमेंट करता है या 3 फोल्ड से अटैचमेंट कर रहा है अलग अलग वायरस, तो ये उसका लोकेशन जानने के लिए जरूरी होता है कि ये आगे की स्टडी के लिए इजी बनाता है उसका लोकेशन जानना। अब क्योंकि प्रोटीन जो है वो ट्रायंगल शेप का तो होता नहीं है, तो जो प्रोटीन के सब यूनिट्स है, मतलब 1 2 3, ये 3 प्रोटीन से मिलकर एक फेज बना है। अब होता यह है कि ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये और भी यूनिट बन के एक फेज बनाते हैं। अब एक स्ट्रक्चरल यूनिट को बोलता है टी, स्ट्रक्चरल यूनिट को टी से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्योंकि एक ही स्ट्रक्चरल यूनिट है तो इसमें T इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये जो 3 सब यूनिट मिलके एक स्ट्रक्चरल यूनिट बना है। बट इसमें जो है, इसमें 3 स्ट्रक्चरल यूनिट है, देखे तो जो है इसमें 4 स्ट्रक्चरल यूनिट है, 1 2 3 4। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चरल यूनिट बहुत सारे स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर एक फेज बन सकता है, और ये कभी कभी ओवरलैप्स भी कर सकता है। जैसे कि इसमें देखें तो ये 3 स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बना है, बट ये 3D में ऐसा ओवरलैप कर रहा है।